अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के बारे में तो सब जानते ही होंगे। 1977 में लॉन्च किए गए इन स्पेस क्राफ्ट्स ने सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून्स के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इस वक्त ये दोनों स्पेस क्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए हैं और हमसे 20 अरब किलोमीटर दूर हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि यही दो ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो इस वक्त इंटरस्टेलर स्पेस में हैं? क्या इनके अलावा भी किसी सिविलाइजेशन का स्पेस क्राफ्ट स्पेस में मौजूद है जो इन स्पेस क्राफ्ट से भी अरबों खरबों किलोमीटर दूर हो और हमारी इन्फॉर्मेशन एलियन सिविलाइजेशन को दे सके? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं स्पेस क्राफ्ट्स और उन सिग्नल्स के बारे में बताऊंगी जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ साथ इंटरस्टेलर स्पेस में है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और चलिए मेरे साथ स्पेस के एक ऐसे सफर पर जो आपकी इमेजिनेशन को हिला कर रख देगा। लेकिन इस सफर से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। 1977 में नासा ने अपने दो स्पेस क्राफ्ट स्पेस में सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए भेजे थे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पहले ऐसे स्पेस क्राफ्ट थे जिन्होंने सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स की रियल इमेजेस को कैप्चर किया और इनके मून्स के बारे में भी पूरी दुनिया को बताया। वॉयेजर 2 के बाद आज तक किसी भी प्रॉब ने नेपच्यून और यूरेनस की स्टडी नहीं की और न ही इनकी क्लोज इमेजेस ली हैं। इसीलिए आज तक हम इनके बारे में वॉयेजर 2 के जरिए ही जान पाए हैं। पिछले 44 सालों से सोलर सिस्टम में मौजूद ये प्रॉब्स इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वॉयेजर 1 23 अरब किलोमीटर यानी कि 153 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है, लेकिन वॉयेजर 2 19 अरब किलोमीटर यानी कि 128 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। यहाँ पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि बस ये दो ही ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो पाए हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के अलावा भी ऐसे स्पेस प्रॉब भेजे हैं जो इस वक्त इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए हैं। ये स्पेस क्राफ्ट हमसे इतनी दूर हैं कि इन्हें ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है और इनके सिग्नल्स के लिए हमें कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। इन स्पेस प्रॉब्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में बताती हूँ और नासा इन प्रॉब्स के सिग्नल्स को, जो बहुत ही कमजोर होते हैं, उन्हें कैसे डिटेक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन देता है। नासा के मुताबिक अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि सूरज और जमीन के दरमियान जो दूरी है उससे 100 गुना ज्यादा दूरी तय कर लेता है तो वो अपना पहला कदम इंटरस्टेलर की तरफ बढ़ा लेता है। दो स्टार्स के दरमियान मौजूद स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, यानी कि सूरज और उसके पड़ोसी स्टार्स के दरमियान जो स्पेस है, ज्यादातर लोग उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। लेकिन असल में इंटरस्टेलर स्पेस वहाँ से स्टार्ट होती है जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पर असर नहीं करती और ठंडे पार्टिकल स्पेस क्राफ्ट के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसे हीलियोपॉज भी कहते हैं। यहाँ पर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और उससे निकलने वाले पार्टिकल्स असर नहीं करते और आपके स्पेसशिप को सूरज से निकलने वाली रेडिएशंस नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हीलियोस्फीयर के खत्म होते ही हीलियोपॉज स्टार्ट होती है और इसे ही इंटरस्टेलर में पहुँचने का पहला कदम माना जाता है। अगर स्पेस प्रॉब इस बाउंड्री में आ चुका है तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में ही मौजूद है। अब तक 4 स्पेस क्राफ्ट इस बाउंड्री में एंटर हो चुके हैं और मुसलसल इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें से 2 स्पेस क्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हैं। वॉयेजर 1 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था, लेकिन वॉयेजर 2 2018 में हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ था। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ 2 स्पेस क्राफ्ट ही हमसे दूर हैं। नासा ने वॉयेजर से पहले ऐसे स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजे थे जो अब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ स्पेस क्राफ्ट ऐसे भी हैं जो वॉयेजर 2 से भी आगे हैं। 1972 में नासा ने पायोनियर 10 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था। इसका काम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर की इमेज को कैप्चर करना था। ये पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जिसने मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार किया था। जमीन से लॉन्च होने के 11 घंटों बाद ही इसने चांद को भी पार कर लिया और फिर मार्स और एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करने के बाद जुपिटर से 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर पायोनियर 10 से जुपिटर की इमेजेस लेना शुरू कर दी और इसने नासा को 500 से ज्यादा इमेजेस भेजी। लॉन्च होने के 21 माह बाद पायोनियर 10 जुपिटर से 1,32,000 किलोमीटर दूर था। यहाँ से जुपिटर की इमेजेस लेने के बाद इसने जुपिटर के कई मून्स को भी एक्सप्लोर किया। पायोनियर 10 पहला ऐसा स्पेस प्रॉब था जो जुपिटर के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा था। साइंसदान इस स्पेस प्रॉब पर पड़ने वाली जुपिटर की खतरनाक रेडिएशंस को देखकर हैरान रह गए थे।
इन रेडिएशंस की वजह से स्पेस प्रॉब के इंस्ट्रूमेंट्स पल्स कमांड जनरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से पायोनियर 10 जुपिटर के मून आयो की इमेज के साथ साथ जुपिटर की भी क्लोजअप इमेज खो देता है। लेकिन जुपिटर से थोड़ा दूर जाने पर ये स्पेस प्रॉब गैनीमेड और यूरोपा की इमेज लेने में कामयाब हो जाता है। जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से ये स्पेस प्रॉब अपनी स्पीड को और भी तेज कर लेता है और 3 साल के बाद ये सैटर्न के ऑर्बिट को पार करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये 1983 में यानी कि लॉन्च होने के 11 साल बाद नेपच्यून प्लेनेट को भी पार कर लेता है। ये ऐसा पहला स्पेस प्रॉब था जो सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स को स्टडी करके डीप स्पेस में पहुंच गया था। और फिर 14 साल के बाद नासा ने इस मिशन को खत्म कर दिया। सूरज से 10 अरब किलोमीटर दूर होने की वजह से इसके सिग्नल्स डीप स्पेस नेटवर्क को बहुत वीक रिसीव होते हैं। 2003 में ये स्पेस प्रॉब अपना लास्ट सिग्नल नासा को देते हुए हमेशा के लिए दूर चला जाता है। इस वक्त ये स्पेस प्रॉब 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है। ये स्पेस प्रॉब वॉयेजर 1 के बाद दूसरा ऐसा स्पेस प्रॉब है जो बहुत ज्यादा दूरी पर ही वॉयेजर 2 से आज भी 30 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन 2 साल के बाद वॉयेजर 2 इसे पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। अगर इसके इंटरस्टेलर ट्रेवल की बात की जाए तो ये स्पेस प्रॉब जिस जगह पर मौजूद है इसे अपने सबसे नजदीकी स्टार पर पहुंचने में 20 लाख साल लग जाएंगे। जमीन से 68 लाइट ईयर्स दूर एल्डेब्रन स्टार ही इसकी अगली मंजिल है। पायोनियर 10 के बाद नासा ने पायोनियर 11 को भी जुपिटर की एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा था। इस प्रॉब ने भी इस प्लेनेट की बहुत ज्यादा इमेजेस ली। ये पायोनियर से भी कम क्लोज अप्रोच से जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की इमेजेस लेने में कामयाब हो गया। पायोनियर 11 की इमेजेस ने पहली बार साइंटिस्ट को जुपिटर, सैटर्न और उनके मून्स को इतनी ज्यादा नजदीकी से देखने का मौका दिया। 1995 में अपने मिशन के 21 साल बाद इस प्रॉब का कनेक्शन नासा से टूट गया, लेकिन अब ये इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है। इस वक्त ये जमीन से 17 अरब किलोमीटर दूर है और मुसलसल 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमसे दूर हो रहा है। अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें तो ये स्कटम स्टार की तरफ जा रहा है जो जमीन से 104 लाइट ईयर्स दूर के टाइप स्टार के नजदीक से गुजरेगा। इस रॉब को स्टार तक पहुंचने में 9,28,000 साल लग जाएंगे। पायोनियर 11 इन 9 लाख साल के बाद किसी भी स्टार के बहुत ज्यादा नजदीक होगा और उम्मीद है कि उस वक्त तक कोई एडवांस सिविलाइजेशन इसे डिटेक्ट कर सकेगी, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है। पायोनियर 10 और 11 और वॉयेजर 1 और 2 को 40 साल पहले लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन सभी प्रॉब्स के अलावा भी एक ऐसा प्रॉब है जिसे 15 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि स्पेस प्रॉब पायोनियर 10 और 11 को भी पीछे कर सकता है। इस वक्त जमीन से 7 अरब किलोमीटर दूर न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट 2006 में प्लूटो को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। इसने पहली बार प्लूटो की हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर करके साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। न्यू हॉरिजॉन को प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल लगे थे। प्लूटो तक पहुंचकर इसने प्लूटो और इसके चारों मून्स की सतह का मैप बनाया और उनके एटमॉस्फेयर को एनालाइज भी किया। इस वक्त ये प्रॉब कुइपर बेल्ट को पार कर रहा है। जमीन से 51 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर ये प्रॉब मुसलसल 14 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि स्पीड से ये प्रॉब 2018 में सूरज की हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाएगा। फ्यूचर में न्यू हॉरिजॉन स्पेस प्रॉब पायोनियर 10 और 11 को पीछे कर सकता है, लेकिन वॉयेजर 1 और 2 को कभी भी पीछे छोड़कर आगे नहीं निकल सकता। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की वजह से वॉयेजर प्रॉब्स इस वक्त सबसे तेज इंटरस्टेलर स्पेस प्रॉब बन चुके हैं। वॉयेजर 1 और 2 अपने साथ एक गोल्डन डिस्क भी कैरी कर रहे हैं। इस डिस्क के अंदर ह्यूमन लाइफ और जमीन की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये डिस्क कैसे काम करती है और एलियंस इसे कैसे डिकोड कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वॉयेजर 1 की ट्रेजेक्ट्री की बात की जाए तो ये किसी भी स्टार की तरफ नहीं जा रहा। ये स्पेसक्राफ्ट 40,000 साल बाद ग्लीज 445 स्टार से 1.6 लाइट ईयर्स की दूरी से गुजरेगा। इसके बाद 2036 में इसका कनेक्शन डीप स्पेस नेटवर्क से भी टूट जाएगा। उसके बाद हमें इसका कोई भी सिग्नल जमीन पर नहीं मिलेगा। वॉयेजर 1 से पहले साइंटिस्ट स्पेस में ऐसे कई सिग्नल्स भेज चुके हैं जो इससे अरबों खरबों किलोमीटर दूर लाइट की स्पीड से हमारी इंफॉर्मेशन एलियंस की तरफ जा रहे हैं।
1974 में भेजे गए एरेक्टोबो मैसेज एक ऐसा सिग्नल है जो हमारी कायनात में पोजीशन के साथ साथ लोगों की आबादी, डीएनए और उनकी बनाई गई चीजों के बारे में बताता है। इस सिग्नल्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 25,000 साल लग जाएंगे। इस वक्त ये जमीन से करीब 47 लाइट ईयर्स दूर है और मुसलसल लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। भले ही ये सिग्नल किसी सिविलाइजेशन को 25,000 साल बाद समझ आए, लेकिन ये तमाम स्पेसक्राफ्ट स्पेस में करोड़ साल तक भटकते रहेंगे। इस वक्त अगर ये स्पेसक्राफ्ट की एडवांस सिविलाइजेशन को मिल गए तो वो हमारी लोकेशन को ट्रेस भी कर सकेंगे, लेकिन इसके चांसेस भी बहुत ही कम हैं, जिसकी वजह से नासा, ISRO और बहुत सारी स्पेस एजेंसीज मिलकर इंटरस्टेलर प्रॉब पर काम कर रही हैं। ये तमाम प्रॉब्स वॉयेजर से भी ज्यादा तेज और एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस प्रॉब की मदद से हम अपने करीबी स्टार प्रॉक्सी सेंटोरी पर जाके उसके हैबिटेबल प्लेनेट को एक्सप्लोर कर पाएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।